दोस्तों, आपने भोपाल गैस कांड का तो नाम सुना ही होगा। ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई। एक केमिकल फैक्ट्री से एक गैस लीक हुई जिसके कारण हवा जहरीली हो गई, जिसमें सांस लेने के कारण 2 लाख से ज़्यादा लोग चपेट में आ गए थे और 15,000 लोगों ने तड़प के अपनी जान गंवा दी। किसकी गलती पे ये गैस लीक हुई, किसने जान पे खेल के हेल्प की, इसके अपराधी के साथ क्या हुआ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो इतिहास से पर्दा उठाते हैं। सीन है गैस लीक होने के 16 घंटे पहले की। ये है इफ्तिकार सिद्दीकी, स्टेशन मास्टर भोपाल जंक्शन। ये नहा धोकर अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं। ये है उनका बेटा जो घर बेरोजगार पड़ा हुआ है। सिद्दीकी साहब अपने बेटे को समझाते हैं, ऐसे घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, नौकरी अप्लाई करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, लेकिन काम करना ही नहीं है तो समझाने का क्या फ़ायदा। सिद्दीकी साहब अपना चेतक निकाल के चल पड़ते हैं काम पर। यह है भोपाल में बीचों बीच केमिकल कार्बाइड की कंपनी। आज इसमें भगदड़ मची है क्योंकि MIC 100 डिग्री तक पहुंच गई है। MIC मीन्स मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। सब लोग चिल्लाते हैं, कोई कमरुद्दीन साहब को बुलाओ, कमरुद्दीन साहब को बुलाओ। ये है कमरुद्दीन, ये है कंपनी के सुपरवाइज़र भी और एक इंजीनियर भी हैं। ये इस कंपनी के रग रग से वाकिफ़ है। वो MIC की टंकी चेक करने जाते हैं। वो ज़मीन पर हाथ लगाकर बताते हैं ये बहुत ठंडी है, यानी MIC नॉर्मल है। वो बोलते हैं MIC शो करने वाला मीटर बिगड़ गया है। वो नीचे आते हैं और बोलते हैं कि बिना चेक किए सायरन ना बजाया करो। तभी वहाँ जनरल मैनेजर आता है, मिस्टर मेडिसिन। आते ही कहता है वो कि मैं इस सायरन की आवाज़ तब तक नहीं सुनना चाहता जब तक कोई मर ना जाए। बाहर करो उसे जिसने अलार्म बजाया था। ये है प्रेस रिपोर्टर कुमावत। इन्होंने उस फैक्ट्री के ऊपर केस भी लगा रखा है और उस केस के लिए और भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वो इमाद रियाज के पास जाते हैं। वो पहले उसी फैक्ट्री में काम करता था पर फिर उसे निकाल दिया गया और इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई और आज इनका पहला दिन है। वो प्रेस रिपोर्टर को बताता है कि मैं इस फैक्ट्री में ड्राइवर था। फैक्ट्री में फसलों के लिए कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिसके लिए भारी मात्रा में MIC का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका से आती थी MIC और मैं इसे बंदरगाह से फैक्ट्री तक लाने का काम करता था। 40-40 टन के 3 टैंक हैं ज़मीन में गड़े हुए। अगर एक बूंद भी पानी उस टैंक पे गिर जाए तो फिर वो जानलेवा हो सकती है। अगर ये गैस हवा में फैल जाए तो समझो काम तमाम। जब हमने अपने लिए सुरक्षा मास्क मांगा तो हमें लात मारकर नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कमरुद्दीन बॉस को बताता है कि MIC शो करने वाली मशीन 2 महीने से बंद पड़ी है। वर्कर को पता ही नहीं है कि उसके कब और कैसे धोना है। पानी की एक भी बूंद केमिकल पे पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मेडिसिन कहता है हमारी कंपनी पिछले 4 सालों से घाटे में चल रही है, मैनेजमेंट इस पे एक भी पैसा नहीं लगाएगी। आओ और जाके कर्मचारियों को तसल्ली दो। इधर इमाद बताता है कि एक बार 1982 में गैस लीक हुई थी जिसमें मोहम्मद अंसारी की जान चली गई थी। वो भी मेरे बड़े भाई की तरह था। उसको मैंने ही बुलाया था यहाँ नौकरी करने के लिए। बाहर से ऑफिसर आके फैक्ट्री की अच्छे से जांच किया था लेकिन उसके रिपोर्ट को दबा दिया गया। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर स्टेशन पहुंचते हैं। वहां एक प्रसाद नाम का कर्मचारी आता है। उनसे वो पूछते हैं कि कम्युनिकेशन वायर रिपेयर हो गया। प्रसाद झूठ बोल देता है, हाँ हो गया। दरअसल आसपास के बस्ती वाले टेलीफोन वायर चोरी करके ले गए थे। फिर वो खुद जाके चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि ठीक नहीं हुआ क्योंकि वर्कर्स जुआ खेल रहे थे। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं प्रसाद को कि इन सब की छुट्टी करो और नए वर्कर्स लेके आओ, हमें जल्द से जल्द वायर ठीक कराना है, सेफ्टी इशू है। दूसरी तरफ कुमावत दोबारा रियाज के यहाँ जाता है और कहता है मुझे 1982 वाली रिपोर्ट चाहिए जिसमें कि अंसारी मरा था। फिर रियाज अपनी ड्यूटी पर जाता है और जाके स्टेशन मास्टर से मिलता है। स्टेशन मास्टर टेस्ट लेने के लिए बोलता है यहाँ एक चीज़ ख़राब पड़ी है, ढूंढ के बताओ वो क्या है। रियाज ने ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है कि क्या ख़राब है। फिर स्टेशन मास्टर के यहाँ एक लेडी आती है जो सफाई कर्मचारी होती है। उसका नाम है विजया।
वो आती है शादी का कार्ड लेके। उसकी बेटी की शादी होती है, उसके लिए वो उसके यहाँ कार्ड लेके आई होती है। फिर रियाज वापस आ जाता है इतने में और कहता है, सर इस स्टेशन की कम्युनिकेशन सही नहीं है, क्योंकि स्टेशन का मैग्नेटोफोन आपके टेबल पर है, इससे ज़रूर आपने कम्युनिकेशन चेक किया होगा। फिर स्टेशन मास्टर उसे रिपेयरिंग सेंटर भेज देता है, क्योंकि एक मालगाड़ी को तैयार करना है। ये है मुन्ना भैया। ये बहुत बड़ा चोर है जो पिछले 13 सालों से दिल्ली में लूट और चोरियां कर रहा है और एक बार भी पकड़ा नहीं गया। जब से उसने सांसद को लूटा तब से पुलिस की निगाहों में आ गया और अब वो कांस्टेबल की वर्दी पहन के रेल सदन में जाता है और अकाउंटेंट को पकड़ता है। अकाउंटेंट उसी के साथ मिला हुआ था। अकाउंटेंट कहता है कि भाई अब अंडरग्राउंड हो जाओ, अब पुलिस हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है। कहते हैं क्यों ना अनाउंस होने से पहले एक बड़ा हाथ मार लिया जाए। फिर अकाउंटेंट उसे सभी रेलवे जंक्शन का अकाउंट दिखाता है। सबसे ज़्यादा माल भोपाल जंक्शन में था, 1,13,06,000 रुपये। गैस लीक होने में 4 घंटे बचे थे। करमुद्दीन की वाइफ रियाज को बुलाती है और बुला के कहती है किसी लड़की का फ़ोन आया है। फ़ोन पर वही अंसारी की वाइफ थी जो अंसारी मर चुका था। उसकी वाइफ कहती है कि गाड़ी झांसी पहुंच चुकी है, मैं भोपाल रात तक पहुंच जाऊंगी। रियाज कहता है कि आप बेफिक्र आ जाइए, रात को खाना हम साथ खाएंगे और अंसारी भाई की मौत का बदला भी हम लेके रहेंगे। फिर वो नफीसा भाभी से पूछता है, भाभी कमरुद्दीन भाई हमारी हेल्प करेंगे ना? फिर भाभी रियाज को मास्क दिखाती है और कहती हैं उनको भी फैक्ट्री पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मास्क छोड़ कर गए हैं मेरे लिए। कमरुद्दीन चुपके से रात को ऑफिस में जाता है और प्लांट सेफ्टी फाइल की कॉपी निकाल लेता है। फिर वो कमावत को कहता है मुझे वो रिपोर्ट मिल गया है, तुम 2 घंटे बाद घर आ जाना। अगले सीन में 2 नाइट ड्यूटी वर्कर को दिखाते हैं। एक नाइट सुपरवाइज़र था और एक नया काम करने आया था। इनको नहीं ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही कुछ पता था। फिर सुपरवाइज़र कहता है जल्दी पानी चालू करो। फिर वो अपनी पानी चालू करके चले जाते हैं। ये पानी फैक्ट्री में सभी पाइप को क्लीन करने के लिए चालू किया जाता है। अब गैस लीक होने में 3 घंटे बचे हैं। अब स्टेशन मास्टर विजय की बेटी की शादी में जाके उसे शुभकामनाएं देता है। रियाज रेलवे रिपेयर सेंटर पहुंच जाता है। वहां उसे तिवारी जी मिलते हैं। तिवारी जी हैं जो वहां पे करता धरता है। वो रियाज को बोलते हैं चल इंजन स्टार्ट करके दिखा, देखता हूँ तुझे कुछ आता भी है या नहीं। इंजन स्टार्ट होके फिर से बंद हो जाता है। तिवारी जी फिर बोलते हैं ये ऐसे नहीं स्टार्ट होगा। फिर वो फॉल्ट ढूंढते हैं। दूसरी तरफ नौसिखिए वर्कर को वॉकी टॉकी पर कॉल करके बोलता है कोई कि पानी लीक हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तो ट्रेनिंग भी नहीं ली है अच्छे से, तो वो हल्के में ले लेते हैं। अब स्टेशन पर पंजाब मेल आ चुकी है और उसी में आते हैं मुन्ना भैया। वो स्टेशन मास्टर से बोलते हैं जनाब वो आ रहा है जिसने पुलिस वालों के नाक में दम कर रखा है। खबर मिली है कि वो आपकी तिजोरी की तरफ आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी तिजोरी की सेवा मुझे करने दें। मैं उसे पकड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। फिर स्टेशन मास्टर उसे कहता है कि आप चाय पीजिए, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ और आता हूँ। फिर वो अंदर चला जाता है। मुन्ना भैया स्टेशन मास्टर को पैसा रखते हुए तिजोरी में देख लेते हैं और स्टेशन मास्टर बाहर आता है फिर और कहता है मैंने आरपीएफ चीफ को बुलाया है, वो इन्फो में दे देंगे तो मैं आपको रख लूँगा, तब तक आइए बातें शातें करते हैं। फिर प्रसाद को कॉल आता है, हमने टेम्पररी लाइन जोड़ दी है कम्युनिकेशन वाली, पर स्टार्ट करने से पहले 3 घंटे लाइनें काटनी पड़ेंगी। तो प्रसाद वर्कर से बोलता है मास्टर से बोल देना कि 2 या 3 घंटे लाइन कटेगी, जो कम्युनिकेशन लाइनें बंद रहेंगी। अब गैस लीक होने में 9 मिनट बचे थे। फैक्ट्री में एक खतरे की बीप बोलती है। उस समय सुपरवाइज़र मस्ती में चाय पी रहा था। कंट्रोल रूम से दास बाबू सुपरवाइज़र को कॉल लगाते हैं, लेकिन भाई की वॉकी टॉकी उनके पास थी ही नहीं। फिर वो खुद जाकर गैस का तापमान चेक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। फिर वो फैक्ट्री के वॉचमैन से कहते हैं कि कमरुद्दीन साहब यहाँ से जाए तो हमसे बात कराना। वॉचमैन कमरुद्दीन से बात कराता है
फिर उसकी नज़र उस गैस मिल पे चली जाती है जहाँ पे गैस लीक हो रहा होता है। कमरुद्दीन अपना बाइक वैसे ही गिरा के छोड़ के मिल के अंदर भागता है। वो कंट्रोल रूम पर जाकर देखता है टेम्परेचर 100 डिग्री बता रहा था। फिर नए सुपरवाइज़र को बुलाता है और बोलता है स्क्रबर अभी तक क्यों नहीं चलाया। तो वो बोला कि नहीं चल रहा। फिर एहसान बोलता है कि फ्लेयर टावर चला करके गैस को जला क्यों नहीं देते। कमरुद्दीन कहता है फ्लेयर टावर कई महीनों से बंद पड़ा है, जंग लग गए थे उसमें। फिर नए वर्कर बताता है कि 3 घंटे से पानी चल रहा है। कमरुद्दीन पूछता है स्लीव बाइंड तो लगाया होगा। स्लीव बाइंड पाइप के दोनों तरफ लगाया जाता है ताकि पानी एमआईसी तक ना पहुंचे, लेकिन ट्रेनिंग के समय इन्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया था। फिर कमरुद्दीन कहता है दास साहब फैक्ट्री खाली करवाइए जल्दी से जल्दी। कमरुद्दीन अलार्म ऑन कर देता है। फिर भगदड़ मच जाती है। गैस का प्रेशर तेज होने की वजह से पाइप टूटने लगते हैं। इन लोगों को इमरजेंसी के लिए सेफ्टी मास्क भी नहीं दिए थे, तो बस एक ही रास्ता था कि रुमाल को गीला करके अपने मुंह और नाक को कवर कर ले, लेकिन आंखों की जलन को नहीं रोका जा सकता था ऐसे। कमरुद्दीन अकेले ऊपर जाकर पानी को बंद करता है, क्योंकि जब तक ऊपर से पानी गिरेगा तब तक स्पीड भी ज़्यादा होते रहेगा गैस के फ्लो होने का। ये गैस डायरेक्ट फेफड़ों और आंखों पर रिएक्ट करती थी। फिर कमरुद्दीन एहसान को कहता है तुम जाओ, मैं गैस को खाली टैंक में डाइवर्ट करके आता हूँ। कमरुद्दीन गिरता पड़ता टैंक तक पहुँच जाता है। फिर वो दास बाबू को बताता है कोई भी टैंक खाली नहीं है, और वो तीनों टैंक का जॉइंट सिस्टम बंद करता है। कमरुद्दीन बाप बनने वाला था, लेकिन वो जान की परवाह किए बिना अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। तभी वो टैंक फट जाता है और कमरुद्दीन की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन जो गैस वहाँ निकली थी उससे पूरा शहर मरने वाला था। किसी को पता भी नहीं था कि यमराज अब की बार केवल एक को नहीं पूरे शहर को ले जाने आ रहे थे। तो ये है एपिसोड 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।